यार ये तुम लोगों के रिस्पॉन्ड ना करने से बड़ा परेशान हूँ। अंश, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन क्या होगा? फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। कोई आंसर नहीं। जानवी, फॉर्मूला फॉर, अच्छा तुम तो कल थी नहीं। मैत्री, फॉर्मूला ऑफ एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर। So average delta W upon delta T and instantaneous P is equal to F cos theta. एफ वी कॉस थीटा है, ये हाँ इंस्टेंटेनियस तो FV एफ वी कॉस। तो कुछ प्रॉब्लम्स और देखो, एक बेसिक प्रॉब्लम हमने पावर पर कल करी थी, कुछ प्रॉब्लम्स और देखिए पावर के ऊपर। जैसे एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, a body of mass capital M is moved along a straight line by machine delivering constant power. Constant power P. Find distance moved by body in terms of MP and डिस्टेंस मूव का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ MP एंड T। तो देखिए, पावर कांस्टेंट है, डिस्टेंस मूव का एक्सप्रेशन चाहिए मास, पावर और टाइम के साथ। देखिए पावर को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को आप मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हो dv ओवर dt। एक्सीलरेशन इज सिंपली dv ओवर dt मल्टीप्लाइड बाय v। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो dt को, सो यू हैव p dt इज mv dt। तो देखिए dt टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया, दैट चेंज इज dv। आपको चाहिए जीरो से लेकर t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, p कांस्टेंट है, आप बाहर ले सकते हो। dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इट्स t, लिमिट इज फ्रॉम जीरो। मास कांस्टेंट है, अलग ले जाओ, जब आप v को इंटीग्रेट करोगे, इट्स v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम u। So this is p, it's t minus 0, it's m by 2, it's v square minus u square, v square minus u square। तो आप यहां से कुछ ऐसे लिख सकते हैं, pt आ गया और इनिशियली बॉडी रेस्ट में दी जाएगी। मशीन ड्रिवलिंग फाइनल डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन टर्म्स ऑफ mpn। सो इनिशियली आप ये अज्यूम करो कि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, तो जब आप लिमिट लोगे इंटीग्रल की, दैट लिमिट इज फ्रॉम जीरो। तो ये pt आ गया, इट्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, इट्स 2pt डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स रूट ओवर 2pt डिवाइडेड बाय। और आप यहाँ से वेलोसिटी लिख सकते हैं,
देखिए 2p/m तो कांस्टेंट है, इट्स t टू द पावर। एक्सक्यूज मी सर, सर सर ये जो पावर का फॉर्मूला आपने लिखा है MAV, इसमें आपने एक्सेलरेशन को dv/dt लिखा, तो ये वाला v कहाँ गया? ओके सर। सो v आ गया, लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को लिख दीजिए dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इट्स रूट ओवर 2p/m इंटू t टू द पावर हाफ। सो यहाँ से dx आ गया, इट्स रूट ओवर 2p/m, इट्स t टू द पावर हाफ इंटू d। दोनों साइड आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ dx को इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ आप इंटीग्रेट कीजिए रूट ओवर 2p/m t टू द पावर हाफ dt। ये जो रूट 2p/m है, ये भी 0 से t हो जाएगा, ये भी 0 से x हो जाएगा। dx का इंटीग्रल x होता है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x। रूट 2p/m इज कांस्टेंट, t टू द पावर हाफ का इंटीग्रल इज हाफ प्लस 1 divided by half plus 1. So this is x minus 0. It's root over 2p/m. Limit is from 0 to t. So it's t to the power 3/2. And the limit is from 0 to t. तो ये x आ गया, x is, भाई ये 2 तो न्यूमरेटर में जाएगा। It's 2/3 root over 2p/m. It's t to the power 3/2. तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह पर ऐसे डिपेंड कर रहा है कि योर डिस्प्लेसमेंट इज 2 root 2/3 root p/m t to the power 3। सो अगर पावर कांस्टेंट दी हुई है तो पोजीशन टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी करेगी, डिस्टेंस टाइम के साथ 3/2 पावर से डिपेंड। इतना लिखिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते। नहीं अब्दुल्ला, और कोई नहीं। रब कर दूं इसे, लिख लिया सबने? No, sir. ओके। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर सबने लिख लिया? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक न्यूमेरिकल और देखो पावर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन साइकिल्स up a hill whose slope is 1 in 20 with velocity of 6.4 kilometer per hour along the hill.
weight of man and cycle is 98 kg. What work per minute is he doing? What work per minute is he doing? वर्क डन पर मिनट चाहिए, दैट मीन्स पावर चाहिए आपको 60 मिनट्स। वन मिनट के अंदर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। अभी आ रहा हूँ इसमें। यहाँ आपने बॉडी रख दी, बॉडी ऑफ मास। देखिए अगर वो कह रहे हैं ना स्लोप इज 1/20, दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो उसने आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2। तो वो कह रहा है स्लोप इज 1/20, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू दी है विच इज 1/2। यहाँ डाउनवर्ड्स वेट होगा mg। वेट के आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इट्स ऑलवेज mg sin थीटा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन दिस इज mg cos थीटा। सो अलोंग द प्लेन सिर्फ ये mg sin थीटा इफेक्ट करेगा, mg sin थीटा, और ये नॉर्मली एक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो साइकिल के ऊपर नीचे के मोशन को ना n इफेक्ट करेगा ना mg cos थीटा इफेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा इफेक्ट करेगा। अगर ये इसे ऊपर लेकर जाना चाहता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो फोर्स ऊपर अप्लाई करेगा वो फोर्स कम से कम कितनी होनी चाहिए, mg sin थीटा, इतनी फोर्स अप्लाई करेगा। और वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी से ऊपर लेकर जाना है 6.4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 18 और पॉइंट नहीं, इसको अगर मैं किसी तरह से कैंसिल करूं खास नहीं मिलेगा, तो इसे लिख देते हैं 5/4 हो गया। 30.0 by 18 which is 15/9 meter per second. Sorry. Sir, 16. 32/. तो ये आ गया 16/9 मीटर पर सेकेंड। ये v आ। अब अगर v आ गया तो देखो पावर तो सीधा साधा है, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट्स f डॉट v। तो आप सिंपली पावर को लिख सकते हो, पावर इज fv cos थीटा। फोर्स भी ऊपर एक्ट कर रही है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो fv cos 0 हो जाएगा। तो पावर सिंपली हो जाएगा fv। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, mg sin थीटा। m आपको कितना दिया हुआ है 98, g को 10 ले लेते हैं, साइन सर थीटा नहीं, 1/20 जी। सर mg दे रखा है ना 98, वेट लिख रखा है, वेट ऑफ। हाँ अगर यूनिट भी देखो ना, यूनिट अगर kg दी हुई है दैट मींस मास है। तो इसे आपने कैंसिल कर दिया, इसे कैंसिल करेंगे 49 न्यूटन आ जाएगा, f आ जाएगा। पावर होता है f डॉट v, फोर्स भी ऊपर एक्ट कर रही है, वेलोसिटी भी ऊपर, fv cos 0। तो यहाँ फोर्स हो गई, फोर्स इज 49 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विच इज 16/9 वॉट। तो इतनी पावर चाहिए ऊपर ले जाने, ऊपर ले जाने के लिए इतनी पावर की जरूरत पड़ेगी। सुधांशु मुझे चाहिए वर्क डन इन 1 मिनट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुधांशु वर्क डन इन 1 मिनट कैसे आएगा? Sir, work done in 1 minute. नहीं हो रहा तुमसे। अब्दुल अन्नान, वर्क डन इन 1 मिनट कैसे कैलकुलेट करेंगे?
अब्दुल हन्नान से भी नहीं हो रहा। अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला बता रहा है डिवाइडिंग बाय 60 गलत है। गौरव, सर वो ले लेंगे ना इंस्टेंटेनियस से, तो पावर को वर्क डन बाय मतलब डी वर्क डन बाय dt ले लेंगे। लिमिट हो जाएगी 0 to 60 सेकेंड्स या फिर 0 to 1 मिनट। 1 मिनट पावर कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना, तब तो एवरेज ले लो, जी। W बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा W सिंपली क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो ये पावर है 49 इंटू 16/9 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 मिनट। 1 मिनट कितना हो गया, 60 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 60, इतने जूल का वर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है गौरव? कांस्टेंट पावर, एवरेज और इंस्टेंटेनियस से सेम रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेट करने में क्यों टाइम बर्बाद करोगे, सीधे सीधे डिवाइड कर लो। डेल्टा को डेल्टा W इज टी डेल्टा टी और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ अनुभव, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/20 क्यों लिया है? उसने दिया हुआ है। जब वो कहते हैं ना स्लोप इज 1/20, 1/20 नोटेशन का मतलब होता है साइन थीटा। क्वेश्चन में वो 2s दिखाई दे रहा है मुझे जी, तो क्वेश्चन में तो 2s दिखाई दे रहा है 1 in 2s। 1/20, 1 इन एस नहीं है 20, 1/20। अब्दुल्ला अगर 1 सेकेंड होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते। ये पावर आपने कैलकुलेट करी वॉट, और इसकी एक और यूनिट होती है ना जूल पर सेकेंड। पावर का मतलब है वर्क डन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो वर्क डन हुआ वो पावर की इक्वल। 60 सेकेंड में जो वर्क डन हुआ पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहते हैं 2 सेकेंड में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। आप कहते हैं 1 सेकेंड में तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता। इतना हो जाए मुझे बताइए, इसे रब करते हैं। एक टॉपिक और है पावर में, उसे भी वाइंड अप करते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन और खत्म। सबने लिख लिया? रब कर दूं इसे? जानवी, एक सेकंड। यश, अभी लिख रहे हैं। भाई आप में से जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मैं उनसे अल्टीमेटली यही सोल्यूशन होगा कि मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा, और वो आपके लिए बहुत बुरी चीज होगी। मतलब 2 महीने बाद समझ में आएगा कि सिलेबस समझ में ही नहीं आया, उड़ गया ऊपर से। नहीं आता तो बोला करो नहीं आता, नहीं हो रहा। लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं मान लूंगा 2-4 स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑडियंस की तरह होते हैं क्लास में, उनसे ना सवाल पूछा जाता है ना उनसे कोई जवाब आता डन सर। है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं, जैसे इसी में एफिशिएंसी पूछ लेता है, एफिशिएंसी या फिर पंप की कैलकुलेशंस करते हैं। पावर ऑफ वाटर ड्राइंग पंप, वाटर ड्राइंग पंप। देखिए अब तक तो मैंने आप लोगों को बहुत जगह जगह के पढ़ा है, लेकिन अब वो फिजिबल होगा नहीं मेरे लिए। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 11th के बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। जहां नहीं समझ में आ रहा वहां आप खुद पूछिए। अभी तक तो मैं चिल्लाता रहता हूँ, मेरे लिए पूरे साल पॉसिबल नहीं है, टाइम कम है, सिलेबस वाइंड अप भी कर। पावर ऑफ वाटर ड्राइंग पंप। तो देखो वाटर ड्राइंग पंप क्या काम करता है। मान लीजिए एक वेल है, वेल की डेप्थ h है, यहाँ कुछ वाटर है, आपने एक पंप लगाया हुआ है। ये पंप 2 काम करेगा। ये पंप वाटर को लिफ्ट भी करेगा, और लिफ्ट करने के बाद वाटर को कुछ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट भी करेगा, मान लो dm। तो पंप जो होगा
पंप दो तरह से वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय पंप। पहला वर्क, लिफ्ट वाटर टू अ हाइट एच, to lift water to a height h, h हाइट तक उठाने में काम करेगा। उसके बाद टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, इसी वाटर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में भी पंप काम करेगा। तो ये पंप दो काम करेगा, वाटर को उठाएगा भी और वाटर को काइनेटिक एनर्जी, ये दो काम पंप करेगा। लिफ्ट करेगा वाटर को और फिर उसे कुछ काइनेटिक एनर्जी देगा। तो आप लिख सकते हैं जो वर्क डन होगा पंप का, टोटल वर्क डन बाई m मास को h हाइट तक उठाने में जो वर्क डन चाहिए, दैट वर्क डन इज mgh। अब v वेलोसिटी प्रोवाइड करने में, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में जो वर्क डन चाहिए होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, हाफ dmv²। तो ये पंप दो काम कर रहा है, पंप वाटर को उठाता है, इतना वर्क डन करता है लिफ्ट करने में, dmg, इतना वर्क डन करता है काइनेटिक एनर्जी करने में, तो टोटल ये वर्क डन हो गया। अब मुझे चाहिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मेत्री, रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसे आएगा? Yes, sir. रेट ऑफ, Yes, sir. Sir, rate of doing work delta W by T. Rate of doing. रेट ऑफ वर्क इज dw over dt, Yes, sir. dm over dt gh plus half dm over dt v²। और इसी dw over dt को आप पावर कह देते हो, दिस इज पावर ऑफ द पंप, आउटपुट पावर ऑफ द पंप। पंप जो भी आउटपुट दे रहा है, आउटपुट का क्या मतलब है, वाटर को उठाकर बाहर फेंक रहा है, तो जो आउटपुट पावर है पंप का, दैट आउटपुट पावर इज dw over dt which is dm over dt gh plus half dm over dt v²। तो जब भी वो पंप की पावर पर क्वेश्चंस लेगा तो उसमें आपसे दो चीजें कैलकुलेट करवाएगा, हाइट पर भी लेकर जाना है और कुछ वेलोसिटी भी देनी। अच्छा, अगर वो ये कहता है कि वाटर को सिर्फ लिफ्ट करना है, कोई वेलोसिटी नहीं देनी, सिर्फ लिफ्ट कर छोड़ देना है वाटर, अब्दुल हन्नान इनमें से कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी? अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ वाटर को लिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना, अब्दुल हन्नान कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी? हाँ, गुड। अब्दुल्ला असलम से आंसर आते हैं, अब्दुल हन्नान से आंसर नहीं। अगर लिफ्ट करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, जो भी बचेगा वो सिर्फ dm by dt into gh। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये सर्वाइव करेगा ना, सिर्फ ये वाली टर्म सर्वाइव कर रही होगी, dm over dt into gh। और इस पावर को कहते हैं आउटपुट पावर। कई बार वो आपसे एफिशिएंसी पूछ लेगा पंप की एफिशिएंसी का मतलब है द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब्दुल्ला डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और dm over dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, अगर वो आपको दे देगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सर ये जो आपने सिंबल बनाया है x जैसा, ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है? हाई एफिशिएंसी का सिंबल। यहाँ जो dm over dt है ना, dm over dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जितना मास लेकर जा रहा है वो उसका रेट ऑफ चेंज है। dm वो मास है गौरव जिसे उठाकर ऊपर ले गए, और dm over dt मींस एक सेकंड में कितना मास जा रहा है, dm over dt इज रेट ऑफ चेंज। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब समझो, इनपुट पावर मींस यूजुअली इनपुट पावर is electric power supplied to pump। अंश, अगर एक पंप है उसको मैंने कुछ 100 वॉट की पावर दी, 100 वॉट का पंप है, मैंने उसे 100 वॉट की पावर दी, दैट मींस मैंने उसे एनर्जी दी 100 जूल, और वो पंप वर्क डन करता है 50 जूल का। मुझे बता सकते हो कितनी एफिशिएंसी है?
अंश, मैंने एक पंप को 100 जूल की एनर्जी दी और मुझे 50 जूल का वर्क डन मिलता है, पंप की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो सर 100/50 कर देंगे। सोचो 100/50 करोगे, 50/100 करोगे? एक बार फिर से बोलना, आउट एक बार फिर से बोलना। मैंने पंप को 100 जूल की एनर्जी दी और पंप ने 50 जूल का वर्क डन किया, तो आउटपुट पावर क्या है? 50 जूल। इनपुट पावर कितना है? 100 जूल। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 50%। चलिए, तो एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी का मतलब है आपकी जो एनर्जी आपने पंप को दी है उस एनर्जी का कितना वर्क डन कर रहा है। आप 100 जूल दे रहे हैं, वो 50 जूल का वर्क डन कर रहा है, तो एफिशिएंसी सिंपली कितनी हो गई? 50%। हाफ हो जाएगी एफिशिएंसी। एक बात और बताओ अंश, अगर मैं 100 जूल दे रहा हूँ, 80 जूल का वर्क डन कर रहा है, एफिशिएंसी कितने परसेंट है? सीधे सीधे हिसाब लगा लो। अच्छा, हाँ जी सर। 100 जूल की एनर्जी मैंने पंप को दी, पंप ने 80 जूल का वर्क डन किया, कितने परसेंट एनर्जी को वर्क डन में सर 100/, उल्टा कह रहा है। 100 जूल एनर्जी दी मैंने, वो 100 जूल क्या है? इनपुट। हाँ जी सर। वर्क डन किया, वो आउटपुट कितना आ जाएगा? 80/100। हाँ जी हाँ सर जी मिल। सर आपने वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखा है, डीएम अपॉन डीटी को? चेंज ऑफ मास बचे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इतना लिख डालो, जल्दी से इसको न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये वाटर को लिफ्ट करते टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? यहाँ जितना भी वर्क डन किया ना, यहाँ रेस्ट में था, यहाँ भी वाटर को रेस्ट में ले आया, तो काइनेटिक एनर्जी तो कोई प्रोवाइड नहीं करी है। जो भी वर्क डन किया वो सिर्फ लिफ्ट करने में वर्क डन किया। काइनेटिक एनर्जी तो बाद में दी, हम इनिशियल और फाइनल देखते हैं ना यश। सर हाँ, मैं बाद में भी उसे रेस्ट में ले आया, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, जो भी चेंज आया वो आपने रेस करने में किया। हाँ मैत्री बोलो। सो आपने जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें इनपुट पावर इज यूजुअली सर इलेक्ट्रिक पावर ही होगी, मतलब एक्टिव पावर इतना जरूरी है? यूजुअली पंप आजकल तो ऐसे ही काम करते हैं। पहले होता था कि हॉर्सेस होते थे, उनसे दौड़ाया जाता था, या शायद कहीं आपने देखा हो बुल यूज कर लेते हैं, तो बुल इनपुट पावर हो जाएगी, पंप जितना पानी उठा रहा है वो आउटपुट पावर। यस सर सर। हाँ जी, वो वर्क एनर्जी थ्योरम था ना सर, जी वर्क एनर्जी थ्योरम था। उसमें और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का इंटरनल वर्क डन टोटल लेते हैं ना सर वो? जब हम वर्क डन लेते हैं ना, हाँ जी। या तो हम इंटरनल वर्क डन लेते हैं कैस्पल, या हम एक्सटर्नल को कोई एक वर्क डन लेके चलते हैं। इंटरनल, सर, जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो आप इंटरनल वर्क डन लेते हो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। वर्क डन बाय टोटल इंटरनल फोर्स लेते हैं। हाँ जी, जी, ओके सर। तभी हमने कल इंटरनल फोर्सेस से तो इक्वेट किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो हाँ अनुभव बोलो। सर ये पंप को जब ये उठा रहा है तब से मास कैसी वेरी कर जा रहा है उसका? मास नहीं वेरी कर रहा, मैं कह रहा हूँ छोटा सा मास लेकर जा रहा है डीएम, तो छोटा सा मास उठाकर लेकर जा रहा है, उससे मैं डीएम कह रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो मास कांस्टेंट भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, और डीएम लेने का मतलब ये नहीं कि वेरिएबल है, बस ये है कि यार डीएम ले गया डीटी टाइम में, जरा रेट ऑफ चेंज दिखाना आसान हो जाता है। सर ठीक बताओगे।
सर आपने कहा बुल पहले पानी निकालते थे, सर पानी कैसे निकाल सकते हैं बुल? बुल जिसको आप पंप कहते हो ना, वो घूमता ही तो है। देखा नहीं आपने, बैल होते थे जो घुमा रहे होते थे, सर पंप? आ जाता है। हाँ हाँ, पंप घुमाते थे वो, और उस पंप के घुमाने से पानी निकलता है। अरे पंप है क्या, मोट एक एक। सर हम हैंड पंप को भी तो ले सकते हैं ना एक एग्जांपल। हाँ यार, ये बिल्कुल सही है। तो हैंडपंप तो मुझे याद। उसमें तो बस हम एनर्जी प्रोवाइड करते हाँ सर हम कर सकते हैं ना, वैसे बुल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकता, घुमाता है। गूगल पर अभी नहीं, क्लास के बाद कोलू का बेल सर्च मारना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे कर सकते हैं। ओके सर। शुरू हो जाओ उसको जल्दी से, 2 मिनट में मुझे आंसर्स चाहिए। दिशा, दिव्यांशी, अंशिका और अब्दुल हन्नान, तुम्हारे तो जरूर चाहिए मुझे आंसर। सर आपने सी पार्ट में रिक्वायर्ड के बाद क्या लिखा है? What horsepower engine is required for the purpose of lifting water? अब्दुल्ला, अब अगले 3 मिनट तक मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। एक मिनट गुजर गया, 2 मिनट और है। देखो, कुछ लोगों को मैं अब भी वार्निंग दे रहा हूँ। एक अब्दुल हन्नान है, एक समक्ष है, और कौन जवाब नहीं देता है, जिनका रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है। एक मनस्विन है, तो बहुत देर से रिस्पॉन्स आता है। मैं तुम्हारा जो क्लास परफॉर्मेंस होती है ना, उसमें इतना बुरा हाल करूंगा इस बार, घर वालों को समझाते रहना क्या हुआ। सर अगर हमें बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मतलब पहले हमें वो भी तो एनर्जी वर्क डन निकालनी पड़ेगी ना, जो एमजीएस ने किया। तो हम जब दूसरे वाले में दोनों को डालेंगे ना। पूछ नहीं रहा तो जबरदस्ती क्यों निकालो? हाँ जी। जब वो पूछ नहीं रहा तो जबरदस्ती क्यों निकालो? वो तो फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया उसने, सेकंड पार्ट में तो बस ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी देने का निकालो। जबरदस्ती क्यों बताओगे उसे एक्स्ट्रा डेटा? पूछ ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर वो जो आपने मेरे को बोला था लेक्चर्स देखने के लिए, वो मैंने देख लिया सर। बट उसमें जो लास्ट लेक्चर है उसका एरर और प्रिसीजन वाले उसमें सर आपने जो सिग्मा वाला और एक्सपोनेंस वाला कराया है ना, मेरे को उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कब पूछूं वो? 9:30 डिस्कस करते हैं बच्चे, 9:30। ओके। देखो, अब्दुल हन्नान का आंसर आया, अब्दुल्ला का आंसर आया, ए पार्ट। और किसी का कोई आंसर नहीं है। अब तुम लोग सिर्फ लेजी हो गए और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हें ना समझ में आता। आने तो गौरव, कोई बात नहीं। हो सकता है। दिव्यांशी का आया, अब्दुल हन्नान, बहुत बढ़िया।
कैस्पर और माइनस दोनों के आंसर्स क्या हैं? चलो जी, गुड। चलो भाई, सबके ऑलमोस्ट आंसर्स आ गए, चेक करते हैं। ए पार्ट है दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। ए पार्ट में आपसे कह रहा है 20 मीटर से उठा रहा है 1000 kg है। हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग वाटर? तो वाटर को लिफ्ट करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज mgh। मास इज 1000, g is 10, height is 20, so it's 2 into 10 raised power 5. Second part, work done in giving its kinetic energy, which is simply half mv square. m is 1000 और ये आ गया 20 का स्क्वायर, सेम आ जाएगा 2 into 10 raised power 5. This is 1 and this is 2. टोटल जो काम है, टोटल वर्क डन सी में पूछ रहा है। वर्क डन इज W1 plus W2। तो टोटल वर्क डन आ गया 2 into 10 raised power 5 plus 2 into 10 raised power 5। टोटल वर्क डन आ गया 4 into 10 raised power 5। बट ये वर्क डन कितने टाइम में है? दिस वर्क डन इज इन 1 minute। 1 मिनट में सारा वर्क डन कर रहा है। सारा का सारा वर्क डन ये 1 मिनट में हो जाता है। ये सब 1 मिनट में वर्क डन है। सो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये सारा वर्क डन 1 मिनट में है तो पावर कितनी हो जाएगी भाई? जितने मिनट में उठा रहा है उतना ही टाइम का तो वर्क डन होगा। वर्क डन अपॉन टाइम, 10 raised power 5, टाइम कितना है? 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स। तो आ गया 1/15 into 10 raised to the power 5। ये पावर वॉट आ गया। आपसे पूछ रहा है हॉर्स पावर। मैंने बताया था 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। तो 1 वॉट हो जाएगा 1/746 HP। इसे 746 से डिवाइड कर दीजिए। सो 10 raised to the power 5 into 15 को 746 से डिवाइड कर दीजिए। इतने हॉर्स पावर का इंजन चाहिए सब उठाने। कोई बात नहीं, 9.8 लिया तो बहुत अच्छा किया। 9.8 लिया तो बहुत ही अच्छा किया आपने। इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं और जल्दी बताओ, फिर रब करता हूँ इसे। हाँ अब्दुल्ला बोलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बताओ भाई। टोटल वर्क डन चाहिए, इंजन चाहिए ना, इंजन, हॉर्स पावर इंजन। इंजन तो दोनों काम कर रहा है, उठा भी रहा है और फिर वेलोसिटी से भी फेंक रहा है। टोटल वर्क डन में अब्दुल्ला मैंने जस्ट ये W1 और ये W2 इन दोनों वर्क डन को ऐड कर दिया। ये उठाने वाला वर्क डन है, ये काइनेटिक एनर्जी देने वाला वर्क डन है। तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया। 2 into 10 raised power 5, 2 into 10 raised power 5, 2 plus 4 हो जाएगा। 10 raised power 5 कॉमन था, 10 raised power 5 कॉमन ले लीजिए, 2 plus 2 4 हो गया। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट पर आएंगे।
इतना आप लिख चुके हैं तो मुझे बताइए सर, रब करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। सुधांशु, डन सर। हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, तो ये तो वॉट में था, इसे वो कहता है हॉर्स पावर में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट है, तो 1 वॉट हो जाएगा 1/746 हॉर्स पावर, तो इसे 746 से डिवाइड कर दीजिए तो इतने हॉर्स पावर में कन्वर्ट। मैं रब कर रहा हूँ इसे। अब्दुल्ला एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं होगी, एक ही बात है। चलो भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A water pump rated 500 watt has an efficiency of 75%. If it is employed to raise water, इसे भी आप ही सॉल्व करके बताएंगे मुझे, to raise water through a height of 80 meter, find volume of water drawn in 10 minutes. वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। सर परसेंटेज में होती है क्या क्या दोबारा? सर जो एफिशिएंसी है ये परसेंटेज बताने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.75। हाँ जी। किसी का आंसर नहीं अब तक। अरे देखिए भाई, ये 500 वॉट का पंप है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर 500 वॉट है, दैट मींस इनपुट पावर इज 500 वॉट।
आउटपुट पावर। एफिशिएंसी है 75%, तो 75% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.75 की एफिशिएंसी है। वाटर को 80 मीटर की हाइट तक लेकर जा रहा है। पहला काम करते हैं, आउटपुट पावर कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी को आप लिख सकते हो ना, एफिशिएंसी इज इनपुट पावर, और सॉरी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। So 0.75 is output power, input is 500, आउटपुट पावर आ गया 500 इंटू 0.75, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 इंटू 0.75 कितना आ जाएगा 375, ये आउटपुट पावर आ गया। अब अगर आउटपुट पावर आ गया तो देखो सिर्फ उठा रहा है, सिर्फ वाटर को रेस कर रहा है, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा। तो जो आउटपुट पावर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा, dm ओवर dt इंटू gh। सारी वैल्यू रख दो, 375 रख दो आउटपुट पावर। मास पता नहीं जो उठा रहा है, टाइम दिया है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब है 600 सेकेंड्स। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, h कितना आपको दिया हुआ है, कितनी हाइट तक लेकर जाना है, 80 मीटर तक लेकर। तो ये यहाँ कैंसिल हुआ, ये यहाँ कैंसिल हुआ, dm आ गया, इतना मास उठा रहा है 375 इंटू 6/8 kg, इतना मास लिफ्ट कर। अब मास नहीं पूछ रहा, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज मास इन वॉल्यूम इज मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब अगर ये मास आ गया 375 इंटू 6/8, इसे डेंसिटी से डिवाइड कर दो, इतना मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, इतना वही वॉल्यूम लिफ्ट कर रहा है। ये पूछ रहा है वो आपसे कि कितना वॉल्यूम लिफ्ट करेगा, इतना वॉल्यूम लिफ्ट कर देगा। उसने कहीं वेलोसिटी डिस्कस नहीं किया, दैट मींस कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे, वर्क डन सिर्फ लिफ्ट करने के लिए कर रहा है। ओके चलो, यश, अब्दुल हन्नान, अंश, इतना लिख लीजिए, फिर इसे रब करते हैं। ओके अंशिका का भी आ गया, इतना लिखो। पावर खत्म हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। बस एक आखिरी टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, चैप्टर नंबर 6 है। अब्दुल्ला बताता हूँ आपको मैं, इससे मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 5 में दिया। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 में गिवन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं वहां नहीं करा था, सारे कंजर्वेशन लॉज में एक साथ करा था, तो हम इसे वर्क एनर्जी पार नहीं करेंगे। मोमेंटम सब जानते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई सिस्टम है, अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लूं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ले रहा हूं, तो जो भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, वो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के इक्वल। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp ओवर dt। अगर मैं एक सिस्टम ले लूं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे। अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम लूं जिसमें बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, दैट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। एफ एक्सटर्नल इज 0, तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो जाएगा। कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रही, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 होने का मतलब है कि जो मोमेंटम है बॉडी का, दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट।
तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा एग्जैक्टली वही फाइनल मोमेंटम। सिस्टम का इनिशियल और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है। और यही स्टेटमेंट है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पर आइसोलेटेड मीन जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उसका हमेशा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है। एग्जांपल्स देखिएगा, ये एप्लीकेशंस क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिस पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन बहुत कॉमन फेनोमेना है कि अगर आप किसी गन को फायर करोगे तो गन बैक साइड में रिकॉइल करोगे। अगर आप एक गन ले लो, गन से आप फायर कर रहे हो, बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाती है। दैट रिकॉइल ऑफ गन इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जानवी मुझे जरा ये बताओ, एक बॉडी है, एक सिस्टम है, उसमें राइट साइड में मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट में है भी 10 kg मीटर पर सेकेंड। नेट मोमेंटम कितना होगा? एक सिस्टम है, उसके अंदर एक बॉडी का मोमेंटम 10 राइट है, 10 लेफ्ट है, टोटल कितना आएगा जानवी? 0। टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा। मोमेंटम वेक्टर है, नेट मोमेंटम 0 आ जाएगा। एक चीज याद रखिए कि बहुत कॉमन है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, वो दो पार्ट्स में टूट जाती है, किसी भी तरह से टूटे, बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए ये पेन है, ये किसी तरह से दो पार्ट्स में टूट जाता है, इसकी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, बाहर से कोई एक्ट नहीं कर रही, ये दोनों पार्ट्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इक्वल मोमेंटम से जाएंगे ताकि नेट मोमेंटम 0। रिकॉइल ऑफ गन का एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक गन है, ये गन है, इस गन से मैंने एक बुलेट कनेक्ट कर दी। इस गन से एक बुलेट कनेक्टेड, सो गन है और गन से ये बुलेट लगी हुई। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। गन के मास को मैं mg से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास ऑफ गन। बुलेट के मास को स्मॉल mb से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास ऑफ बुलेट। यस, जरा मुझे बताओ इनिशियली सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है? 0 सर। सब कुछ रेस्ट में है तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है, दैट इनिशियल मोमेंटम है 0। ना गन मूव कर रही है, ना बुलेट मूव कर रही है, ये इनिशियल सिस्टम बिफोर फायरिंग। अब मैंने बुलेट्स फायर कर दी आफ्टर फायरिंग। मनस्विन, जब बुलेट फायर करते हैं गन से तो बुलेट पर फोर्स कौन अप्लाई करता है? मनस्विन नहीं है क्लास में। मनस्विन, जब बुलेट फायर करते हैं गन से तो बुलेट पर फोर्स कौन अप्लाई करता है? गन पाउडर। गन पाउडर, गन अप्लाई करते हैं ना, गन पाउडर तो स्पार्क देता है। गन जो होगी वो गन फोर्स अप्लाई करेगी ओवर द बुलेट। आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो सिस्टम है आपका गन प्लस बुलेट। मनस्विन, मुझे ये बताओ, गन ने बुलेट पर जो फोर्स अप्लाई करी, दैट्स एक्सटर्नल और इंटरनल? सर एक्सटर्नल। यश, ये फोर्स कैसी होगी, एक्सटर्नल इंटरनल? इंटरनल सर। इंटरनल। सिस्टम के पार्टिकल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे इंटरनल कहते हैं। गन प्लस बुलेट आपका सिस्टम है, गन बुलेट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा या बुलेट गन पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज एन इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ये होगी अगर मैं गन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं गन को फेंक देता हूं, वो एक्सटर्नल फोर्स। गन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द गन इज 0। सर, हाँ मित्र, सर लेकिन ट्रिगर तो हम ही दबाते हैं, तो मतलब सर एक्सटर्नल की नहीं होगी? अगर हम जब तक दबाएंगे नहीं तब तक वो शूट नहीं होगा। हम ट्रिगर से फोर्स नहीं अप्लाई करते, हम तो ऑलरेडी गन के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है उसमें जो एनर्जी है बस स्प्रिंग को रिलीज करने का काम करते हैं।
जब आप ट्रिगर लगाते हैं ना, उसके अंदर जो स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग में जो एनर्जी थी उसे रिलीज करने का काम कर रहे हो। तो आप अलग से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो स्प्रिंग थी ऑलरेडी, आपने बस रिलीज करो। ओके सर। अब ये बुलेट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसी होता है, बुलेट आगे जाएगी, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। तो इसे मैं Vg लिख देता हूं, इसे मैं Vb लिख देता हूं। तो Vb इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, Vb बुलेट की वेलोसिटी है, एंड Vg इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये जो गन है, उस गन की रिकॉइल वेलोसिटी इज Vg। जिस वेलोसिटी से गन पीछे रिकॉइल करेगी वो वेलोसिटी आपकी V। इतना लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर देखते हैं कि इन वेलोसिटीज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए, इतना तो लिख लिया होगा आपने। ये जरा जानवी, अब मुझे बताओ, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही गन के ऊपर, तो क्या मैं कह सकता हूँ मोमेंटम कंजर्व होगा? यस। अच्छा, फाइनल मोमेंटम बता दो जरा मुझे गन का, गन प्लस बुलेट का फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? मास ऑफ गन into recoil velocity of gun plus mass multiplied by velocity। ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इफ एक्सटर्नल इज जीरो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही तो मोमेंटम इज कंजर्व, मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल जीरो था क्योंकि सब कुछ रेस्ट में था, फाइनल इज mgvg प्लस mbvb। तो यहां से आप निकाल सकते हो माइनस ऑफ mgvg इज mbvb। इसको मैं लेफ्ट में ले गया, मैंने भी वेक्टोरिकली रख रहा हूं ना सुधांशु, मैं साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा। अगर मैं वेक्टर साइन ड्रॉप कर दूं तो यस नेगेटिव हो। तो मुझे यहां से ये दिखाना था कि ये जो Vg आया, ये Vg आ गया माइनस ऑफ mb vb डिवाइडेड बाय mg। ये जो नेगेटिव साइन आया यहाँ, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि गन विल रिकॉइल in a direction opposite to that of bullet। Gun will recoil in a direction opposite to that of bullet। कि गन जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल होती है। इट्स माइनस ऑफ mb vb by mg। सो ये हम कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स के लिए ना हमें वेक्टर साइन की जरूरत नहीं है, वन डायमेंशनल मोशन। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप सिंपल ये यूज करो, मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने हैं, आप सिंपल ये यूज करो, 0 इज mgvg माइनस mbvb। आपको तो पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
ये जो था इसमें मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया कि बुलेट के एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, दूसरा नेगेटिव ले लिया, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में रखना जरूरी था दिखाने के लिए कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना लिखिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स देखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 5 में दिया है एनसीईआरटी में, और इसे यहाँ पढ़ना ठीक होता है क्योंकि अब कई बार अब से जो कुछ भी आएगा वो सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड होगा। अब्दुल्ला, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इनको नेगेटिव साइन, एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा, साइन कन्वेंशन। तो हाँ सर ये जो रिकॉइल होता है, ये जब बुलेट हम फायर करते हैं और जिस एंगल से पीछे आती है उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है बिल्कुल। जहां बुलेट But- जाएगी तो जहां गन जाएगी वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। ओके सर, बट सर जब हम प्रैक्टिकली जब हम बहुत सारे एक सेट में बुलेट्स को फायर करते हैं तब गन थोड़ा ऊपर को उठने लगती है, वो क्यों सर? गन ऊपर, अच्छा मैं ऊपर नहीं उठती, होता क्या है आपके हाथ में भी कनेक्टेड है ना, वो आपके हाथ से कुछ फोर्सेस एक्ट करती हैं, कोई एक कंपोनेंट ऊपर एक्ट कर रहा होगा, ऊपर जा रहा है। अगर आप वो फोर्सेस हटा दें, गन फ्री हो, तो जहां बुलेट जाएगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ जाएगी। आप गन को ऐसी जगह रखो जहां गन पर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, बुलेट फायर करो, गन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर जहां होल्ड करा हुआ है उन फोर्सेस की वजह से। सर इसका एक्सप्लेनेशन हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गन ने बुलेट पर एक्शन किया, बुलेट ने गन पर रिएक्शन। एक चीज और देखो भाई, देख रहे हो जो वेलोसिटी है गन की, ये मास ऑफ गन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है? दैट मीन जितनी हैवी गन होगी उसमें रिकॉइल इतना ही कम होगा। हैवी गन हैव स्मॉल रिकॉइल वेलोसिटी। और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर आता है इसी रीजन की वजह से, by attaching to shoulder। ऐसा होता है ना, राइफल जब फायर करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि शोल्डर से अटैच कर फायर करो। रीजन सिर्फ ये कि जब आप राइफल को अपने शोल्डर से अटैच कर फायर करोगे तो आपका मास भी राइफल के मास में ऐड हो जाएगा। अब आपकी बॉडी और राइफल एक सिंगल बॉडी है, मास बढ़ जाएगा गन का, राइफल का, रिक्वायल वेलोसिटी कम हो जाएगी। शोल्डर से अटैच नहीं करोगे तो रिक्वायल बहुत ज्यादा होगा, हर्ट कर सकता है आपको। मास बढ़ जाएगा कनेक्शन की वजह से तो रिक्वायल वेलोसिटी कम हो जाएगी। इतना लिख लीजिए, जब इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स कर। हाँ सर ये ऐसा तो पिस्टल के केस में तो नहीं होता, तो उसके तो मास भी कम होता है। पिस्टल में रिकॉइल होता है, कम होता है, मतलब पिस्टल में जो बुलेट है उसका उतना बड़ा इतना हैवी मास नहीं है, पिस्टल में भी रिकॉइल होता है। अगर आप पिस्टल को रखकर गलती से वो फायर हो जाएगी, वो पीछे चली जाती है। उस पर भी डिपेंड करता है ना कितने मोमेंटम से बुलेट जा रही है। पिस्टल की बुलेट और राइफल की बुलेट का मोमेंटम में बहुत फर्क होता है। जितने ज्यादा मोमेंटम से पीछे जाएगी उतना ज्यादा रिकॉइल। रब कर दूं इसको? यस सर। क्वेश्चंस देखिए, एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं इस पर जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखो, अ गन of 2 kg fired 10 ग्राम बुलेट, बुलेट का मास 10 ग्राम है, at rate of
10 bullets per second with velocity of 20 meter per second. Calculate first part. Recoil velocity of gun. गन की रिकॉइल वेलोसिटी चाहिए. दूसरा मुझे चाहिए फोर्स ऑन गन बाय बुलेट. तो देखो क्या क्या दिया हुआ है. मास ऑफ गन तुम्हें दिया हुआ है. मास ऑफ गन इज 2 kg. 2 kg मास ऑफ गन दिया है. मास ऑफ बुलेट दिया है. मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम. 10 into 10 raised power minus 3, so that's 10 raised power minus 2 kg. बुलेट की वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं भाई. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियली 0 था, फाइनल कितना हो गया mg vg माइनस mb vb. माइनस साइन का रीजन सिर्फ ये है कि बुलेट और गन ऑपोजिट डायरेक्शन. 10 बुलेट्स पर सेकेंड अब्दुल्ला मीन्स 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर कर रही है गन. 1 सेकंड में 10 बुलेट्स फायर कर रही है. mg की वैल्यू रख दो. तो यहां से vg चाहिए, सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ. ये आ जाएगा mb vb इज mg vg. vg आ गया mb vb बाय mg. तो ये Vg आ गया. मास ऑफ बुलेट इज 10 raised power minus 2. Velocity of bullet is 20. Mass of gun is 2. Gets cancelled out 10. Velocity of gun is 10 raised power minus 1 meter. कुछ इस वेलोसिटी से गन रिकॉइल कर जाएगी 10 raised power minus 1 meter per second. अच्छा, तो मुझे बता सकता है कौन बताएगा ये मुझे? अब्दुल हन्नान बताएगा. अब्दुल हन्नान, इनिशियल मोमेंटम कितना है गन का? 0. वेरी गुड. गन का फाइनल मोमेंटम बता दो अब्दुल हन्नान. फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन. अब्दुल हन्नान, फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन. देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन. बुलेट का मास थोड़ा ना ऐड होगा. जब आप गन का मोमेंटम ले रहे हो तो सिर्फ गन का मास और गन की वेलोसिटी. गन का मास है 2 kg. गन की वेलोसिटी है 10 raised to the power minus 1. तो ये आ जाएगा 0.2 kg मीटर पर सेकेंड. अब मोमेंटम चेंज करने में कितना टाइम लगा होगा? जितना एक बुलेट फायर करने में लगता है. मोमेंटम तो बुलेट फायर करने के बाद चेंज. तो मोमेंटम will change in time interval equal to that of firing bullet. तो बुलेट फायर करने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में गन रिक्वाइल होगी, मोमेंटम चेंज होगा. अब ये कौन बताएगा? टाइम टेकन टू फायर 1 बुलेट. जानवी तुम बताओगी एक बुलेट फायर करने में कितना टाइम लगेगा? जानवी. into 6. हाँ जानवी बोलो. into 60 क्या? इसको पढ़ो और फिर बताओ एक बुलेट फायर करने में कितना टाइम लगेगा. यस अब्दुल्ला सही. इसे पढ़ो और बताओ जानवी. 1 सेकंड में 10 बुलेट्स. एक बुलेट कितने टाइम में? 1/10 सेकेंड्स. यूनिटरी मेथड.
1 सेकेंड में 10 Yes. बुलेट में कितना लगेगा 1/10 सेकेंड, इसे डेल्टा टी कहते हैं। गन पर जो फोर्स होगी वो होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। गन का चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा। चलो भाई सॉल्व करके बताओ जरा मुझे कितना आता है। करिए कैलकुलेट कीजिए। 2 आ गया, वेरी गुड। चलिए गुड, ये तो सबका सही आ रहा है। इतना लिख लीजिए 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखो। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। अनुभव मैं भी यही सोच रहा था। फाइनल इज 0.2, इनिशियल इज 0 डिवाइडेड बाय 1/10। स्टूडियो इतना लिख लीजिए, फिर इसको मैं रब करूँगा। सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे। रब कर दूं इसको? यस सर। सेकेंड जो एप्लीकेशन है दैट इज एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब भी जब एक्सप्लोड करता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो यहां भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। बॉम्ब ऑल्सो एक्सप्लोड ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस यहां भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम है, यहां भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं है। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के ऊपर। कि आपको एक बॉम्ब दिया है और इनिशियली a bomb of mass 1 kg initially at rest explode and break into 3 fragments
of masses in the ratio one ratio 3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with speed of 30 meters per second each. What is velocity of heavier fragment? चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसे सॉल्व करिए. क्लियर ना? अच्छा, आज नहीं पाएगा. यहाँ तक लिखा आप लोगों ने? चलिए आज से यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसी से कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक से. ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये एज अ होमवर्क लीजिए, आप इसे ट्राई कीजिए. नहीं होता तो बताइएगा. और तुम में से कोई एक काम करो, ग्रुप के ऊपर जो कल के होमवर्क क्वेश्चंस थे वो डाल दो प्लीज एनसीईआरटी के. कल जो मैंने एनसीईआरटी के होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे वो ग्रुप पर डाल दो प्लीज. चैप्टर नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना. चलिए आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे. ओके बाय. क्वेश्चंस जो कल होमवर्क दिया था ना मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के 3 क्वेश्चंस थे शायद.